नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अरस्तु के नागरिकता पर क्या विचार हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिए, और सिटीजनशिप जो है थर्ड ईयर के उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सोल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब या बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एवरी ईयर, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि नागरिकता का इंट्रोडक्शन, नागरिकता का अर्थ परिभाषा और नागरिकता का विकास। सेकंड में हम पढ़ेंगे नागरिकता पर अरस्तु के विचार। अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है तो आपको पूरा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, पार्ट 1 ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता पर अरस्तु के विचार। नागरिकता के सिद्धांत एवं व्यवहार का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले ग्रीक चिंतकों द्वारा किया गया। नागरिकता जो सिद्धांत है और व्यवहार का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किसने करा? ग्रीक चिंतकों ने किया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हिस्सा लेना व्यक्ति के संपूर्ण एवं उपयुक्त विकास के लिए अनिवार्य है। वह मानते हैं कि व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक जीवन, जो लोगों का कल्याण करने के लिए सक्रिय हिस्सा लेना व्यक्ति के संपूर्ण और उपयुक्त विकास के लिए अनिवार्य है। ये ज़रूरी है व्यक्ति के लिए कि वो सक्रिय जीवन में हिस्सा ले। ग्रीस के विभिन्न नगर राज्यों में लगातार युद्ध, आंतरिक संघर्ष चलते रहते थे। ठीक है, अतः इन समाजों की सबसे बड़ी समस्या समाज में शांति स्थापित किस प्रकार की जाए, अर्थात क्या राज्य की शक्ति को कुछ विशिष्ट लोगों तक सीमित रखा जाए। मतलब ये मानते थे कि क्या राज्य, वहाँ पर निरंतर युद्ध चलते रहते थे, संघर्ष होते रहते थे, तो वह सोचने लगे कि क्या करा जाए इसके लिए जिससे राज्य में शांति हो। क्या राज्य की शक्ति को कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट लोगों के हाथों में रखा जाए, या इसे व्यापक स्तर पर बांट दिया जाए, या लोगों में एक तरह से व्यापक स्तर पर बांट दिया जाए। अरस्तु के समय ग्रीक नगर राज्यों की जनसंख्या कुछ विशिष्ट समुदायों में बटी थी। अरस्तु के समय क्या था कि इसकी जो जनसंख्या है विशिष्ट समुदायों में बटी थी। जैसे नागरिक, कुछ नागरिक थे, कुछ जैसे नागरिक, दास, विदेशी नागरिक, निम्न वर्ग। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। वह अपने व्यक्तित्व की संपूर्ण क्षमताओं का विकास केवल नगर राज्य के कार्यों में हिस्सा लेकर ही कर सकता था। अरस्तु मानते थे कि व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, और जो है अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण क्षमताओं का विकास कहाँ कर सकता है? नगर राज्यों में, नगर के जो कार्य हैं उसमें हिस्सा लेकर ही कर सकता है। अंततः प्रश्न यह है कि नगर राज्य के कार्यों में हिस्सा कौन ले सकता है? अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है। अरस्तु किसे नागरिक मानता है? वह व्यक्ति जो राजा के वैधानिक तथा न्यायिक पद पर सुशोभित होने का अधिकार रखता है। कि अगर राजा को हटा दिया जाए तो वो क्या करे? कानूनी और न्यायिक पद पर सुशोभित होने का अधिकार रखे, उसे ही वह नागरिक मानता है। वह व्यक्ति जो शासन करने और शासित होने का ज्ञान तथा योग्यता रखते हैं, उसे क्या मानता है? अरस्तु नागरिक मानता है। मतलब वह कहता है कि नागरिक वही व्यक्ति है जो वैधानिक और न्यायिक पद पर सुशोभित हो सकता है, जो शासन कर सकता है, वही जो है अरस्तु के अनुसार नागरिक कहलाएगा। अरस्तु के अनुसार केवल राज्य में निवास करने से ही नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, विदेशी तथा दास नगर राज्य में रहते हैं। वह कहता है विदेशी और दास भी नगर राज्य में रहते हैं, परंतु वह नागरिक नहीं कहलाते। ना ही व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार उन्हें नागरिक की श्रेणी में लाता है, ना ही सुरक्षा का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई है तो वो भी उसे नागरिकता की श्रेणी में नहीं लाता, क्योंकि ये सुविधाएं दासों को भी प्राप्त है, दास को भी मिलती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह नागरिक है। अरस्तु के अनुसार इन सबके विपरीत नागरिकता को केवल कार्यों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। जो कार्य किसी व्यक्ति को नागरिक बनाते हैं वह है राज्य के सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी। अरस्तु उन्हें ही नागरिक मानता है जो राज्य के कार्यों में, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी लेता है। नागरिक का कार्य सारे समाज के मुक्तिदाता के रूप में कार्य करना। यह समुदाय ही उनका संविधान है। उसके अनुसार समुदाय ही उनका संविधान है तथा किसी भी नागरिक के गुण उस संविधान के साथ सापेक्षिक होते हैं जिनका वह सदस्य होता है। ग्रीक राज्यों के प्रशासन तथा न्यायपालिका में हिस्सा लेने के लिए सार्वजनिक चुनाव प्रणाली का सहारा लिया जाता था। कह रहा है कि ग्रीक राज्यों में प्रशासन और न्यायपालिका में अगर हिस्सा लेना था तो उसके लिए सार्वजनिक चुनाव प्रणाली थी, उसका सहारा लिया जाता था। विधानमंडलों की अवधि अपेक्षाकृत छोटी होती थी। विधानमंडल की अवधि क्या होती थी? जैसे हमारे यहाँ 5 साल है तो वहाँ वो छोटी होती थी, ताकि सभी नागरिकों को सेवा का अवसर मिल सके। क्योंकि वहाँ जो नागरिक कौन कहलाएगा? जो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेगा, तो इसलिए उसे सेवा का अवसर मिलना चाहिए। विधानमंडल के सदस्य होने के नाते सभी नागरिक
राज्य के सर्वोच्च शक्ति का भागीदारी होने की शक्ति रखते थे। मेन रूप से नागरिकता का अर्थ क्या कहा अरस्तु ने? राज्य की सर्वोच्च शक्ति में सक्रिय भागीदारी। राज्य की सर्वोच्च शक्ति में सक्रिय भागीदारी ही नागरिकता कहलाती है अरस्तु के अनुसार। अब अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन हो सकता है और कौन नहीं। यदि नागरिकता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति में हिस्सा लेना है तो प्रश्न यह है कि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार किसे दिया जाए और किसे नहीं। कह रहे हैं कि अगर नागरिकता का अर्थ क्या है कि शक्ति, सर्वोच्च शक्ति में हिस्सा लेना, तो यह प्रश्न उठता है कि किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। अरस्तु के अनुसार इस प्रश्न का कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सरकारों जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र में यह व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, परंतु एक बात स्पष्ट है कि यह अधिकार किसी भी राज्य में, कहते हैं कि यह अधिकार किसी भी राज्य में कोई भी तंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, दासों, स्त्रियों और विदेशियों को नहीं दिए जा सकते। अरस्तु कहते थे कि दासों और स्त्रियों और विदेशियों को नहीं दिए जा सकते ये अधिकार। इनके अतिरिक्त अरस्तु ने श्रमिकों और कारीगरों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा। ठीक है, उन्होंने मतलब सबको ही बाहर कर दिया। मेन जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है वही जो है नागरिक बन सकता है उनके अनुसार। अरस्तु के अनुसार राज्य के वैधानिक और न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक तथा बौद्धिक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार क्या है कि अगर किसी को वैधानिक कार्यों में या न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उच्च स्तरीय न्यायिक और बौद्धिक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है, जिसे सद्गुण के नाम से जाना जाता है। यह सद्गुण राज्य के सभी निवासियों में नहीं होता। अरस्तु मानते हैं कि राजनीति एक फुर्सत की गतिविधि है। राजनीति क्या है? एक फुर्सत की गतिविधि है, अर्थात शासन करने तथा सामाजिक सेवा संबंधी कार्यों को करने की क्रिया जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए की जाती है। शासन में क्या करते हैं? हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं। नागरिकता वास्तव में अधिकार कम है, अधिकार कम, जिम्मेदारी अधिक है। ग्रीक राज्यों में यह कानून निर्माण तथा प्रशासन में हिस्सा लेने तक ही सीमित था, पर जो है ग्रीक राज्य में क्या था? यह कानून निर्माण करना और प्रशासन में हिस्सा लेने तक ही सीमित था। मेन पॉइंट यह है कि जिसकी बुद्धि अच्छी है, जिसके पास संपत्ति अधिक है, वही अरस्तु के अनुसार नागरिक बन सकता है, और जो दास हैं, स्त्रियाँ हैं, ये कभी भी नागरिक नहीं बन सकती। नागरिकता की क्या आलोचना है? नागरिकता की आलोचना, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की व्यवस्था तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया। कुछ ही लोगों का शासन और सरकार है जो कार्य करते हैं, कुछ ही लोगों के शासन की बात कही है। अरस्तु की आलोचना इस बात पर भी हुई है कि यह नागरिकता का सिद्धांत असमानता की ओर संकेत करता है, समानता नहीं दिखाता कहीं पर भी। ठीक है, समानता की बात नहीं की गई है। निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संपत्ति और शिक्षा ही निर्धारण मापदंड क्यों है? मतलब ये कह रहे थे कि संपत्ति होनी चाहिए व्यक्ति के पास और शिक्षा, इसी को मेन पॉइंट माना इन्होंने। अर्थात नागरिकता पाने के लिए संपत्तिशाली होना आवश्यक क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है नागरिकता की आलोचना में। अरस्तु की आलोचना इस बात पर भी हुई है कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं, दासों में बौद्धिक क्षमता नहीं है तथा निर्णय निर्धारण केवल फुर्सत के लोगों के लिए ही है। ठीक है, ये इनकी आलोचना है। अब पढ़ते हैं इनका निष्कर्ष। नागरिकता राज्य तथा व्यक्ति के बीच एक संबंध है। नागरिकता क्या है? राज्य और व्यक्ति के बीच एक संबंध है, जिसमें व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है तथा राज्य उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इस संबंध को कानून द्वारा निश्चित किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है? इसे मान्यता देता है। नागरिक केवल राज्य के माध्यम से ही नागरिकता का दर्जा प्राप्त करता है। अगर राज्य जो है उसे नागरिक बनाएगा तो ही वह नागरिकता का दर्जा प्राप्त करेगा। अरस्तु ने नागरिकता पर जो विचार दिया बहुत ही जटिल है। उनके अनुसार नागरिक वह है जिनके पास बौद्धिक, मौलिक क्षमता, फुर्सत का समय हो, संपत्ति, शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, इस पर ही जोर दिया उन्होंने कि मौलिक क्षमता होनी चाहिए, फुर्सत होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए। ये बहुत ही जटिल है। अरस्तु के अनुसार महिला, दास, श्रमिक, विदेशी, वरिष्ठ नागरिक को वोट देने का अधिकार और भागीदारी होने का अधिकार नहीं है, जिसके कारण अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना हुई है। परंतु फिर भी अरस्तु का राजनीति में नागरिकता सिद्धांत मजबूत है इसका सिद्धांत। अंत में हम कह सकते हैं कि अरस्तु के विचारों ने नागरिकता को नया मोड़ दिया है। अरस्तु के विचारों ने क्या किया है? नागरिकता को नया मोड़ दिया है। समय के अनुसार नागरिकता की परिभाषा धीरे धीरे बदलती रही है। पिछले 2 दशकों में नागरिकता विशेष चर्चा का विषय बना। नागरिकता की अवधारणा आज के समय में बहुल नागरिकता के रूप में उभरी है। बहुल नागरिकता मतलब 2 या 2 से अधिक देशों का नागरिक बनना।
आज वैश्वीकरण के युग में नागरिकता की धारणा सीमित न होकर व्यापक होती जा रही है। इस बदलते हुए परिवेश में नागरिकता की महत्ता बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप कुछ शब्दों में देखें तो अरस्तू की नागरिकता क्या है कि जिनके पास बुद्धि है, क्षमता है और शिक्षा है, संपत्ति है, वही नागरिक बन सकते हैं। और महिला, दास, श्रमिक, इनके पास फुर्सत नहीं है और इनको जो है नागरिक बनने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसकी आलोचना भी इसी बात पर हुई है। बहुत ही आसान टॉपिक है। 2 बार आप वीडियो देखेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।